चांद के बाद अब सूरज की बारी। भारत के वैज्ञानिकों ने आज सूरज के राज का पता लगाने के लिए आदित्य L1 को प्रक्षेपित कर दिया है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से देश के पहले सौर मिशन को लॉन्च किया गया। यह मिशन पूरी तरह अपनी निर्धारित कक्षा में जाता रहा और फिर निश्चित स्थान पर स्थापित हो गया और ये पहली बार PSLV 57 के जरिए ये प्रक्षेपित किया गया और अगले 4 महीने ये करीब 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करेगा। ये L1 पॉइंट पर पहुंचेगा, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे क्या महत्व है इस बिंदु का। और सूर्य से कई करोड़ किलोमीटर दूर रहते हुए भी आदित्य L1 लगातार सूर्य का अन्वेषण करेगा, परीक्षण करेगा, अवलोकन करेगा। सूर्य के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश होगी। ये भारत का पहला सूर्य नमस्कार है। ये आदिदेव नमस्तुभ्यम है। ये आदिदेव सूर्य को भारत की तरफ से अन्वेषण किए जाने के लिए एक कार्यांजलि सरीखा है। भारत के आदित्य L1 के ऐसे ऐसे पेलोड लगे हुए हैं जो कि प्रकाश मंडल के क्रोमोस्फीयर, सूर्य के सबसे बाहरी परत यानी कोरोना का निरीक्षण करेंगे। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के माध्यम से जो आंकड़े एकत्र होंगे, जिनका विश्लेषण होगा, वो सूर्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में जानकारी देंगे और मानव कल्याण के लिए इसका कैसे उपयोग किया जा सके, इसमें मददगार साबित होंगे। आने वाले दशक और सदियों में पृथ्वी पर संभावित जलवायु के परिवर्तन को समझने के लिए ये आंकड़े बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। श्रीहरिकोटा से आज सफल प्रक्षेपण के बाद आदित्य L1 अब अपनी यात्रा पर निकल चुका है और यात्रा तकरीबन 120 से 125 दिन की होगी। PSLV रॉकेट से आदित्य L1 अलग हो चुका है और 125 दिन की इसकी अगली यात्रा शुरू हो चुकी है। वैज्ञानिकों ने इसकी जानकारी दी है। यहां से पृथ्वी के चारों तरफ 16 दिनों तक 5 ऑर्बिट मैन्यूवर करके सीधे धरती के गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र यानी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर जाएगा और उसके बाद आगे की यात्रा अलग अलग मैन्यूवर के जरिए 125 दिनों तक चलती रहेगी और ये लैग्रेंज पॉइंट 1 पर जाकर अवस्थित होगा। आज इस विशेष कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि कितना महत्वपूर्ण है भारत का ये पहला सौर मिशन, कैसे ये अनेक अनगिनत ऐसे राज खोलेगा जो सौरमंडल और सूर्य से संबंधित हैं। विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर विनोद कुमार, जो कि डायरेक्टर हैं प्रमोशन डायरेक्टरेट इन स्पेस के डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। आपका स्वागत है डॉक्टर विनोद कुमार जी। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर भुवन जोशी जी, जो कि प्रोफेसर हैं उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी में। आप दोनों खास मेहमानों का स्वागत, हम चर्चा करेंगे। लेकिन आइए आपको दिखाते हैं कैसे ये आज सफल प्रक्षेपण हुआ। एक छोटी सी रिपोर्ट, लोगों के रिएक्शन। अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C57 के माध्यम से आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण किया। इसके साथ ही सूर्य के अध्ययन के मिशन में भारत ने कदम बढ़ा दिया है। आदित्य L1 4 महीने की अवधि में लैग्रेंज 1 बिंदु पर पहुंच जाएगा, जहां पर सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल में आकर्षण और प्रतिकर्षण की स्थिति होती है और ये वहीं पर बना रहेगा। आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य सौरमंडल की हवाओं और सूर्य के वातावरण का अध्ययन करना है। 2, 1, 0। ये 2 तस्वीरें भारत की अंतरिक्ष में ऊंची उड़ान की गवाह हैं। चंद्रयान 3 की सफलता के 10 दिन में ही भारत ने आदित्य L1 को रवाना कर अंतरिक्ष में एक और ऊंची उड़ान भरी है। उत्साह से लबरेज राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने आदित्य L1 मिशन की सफल लॉन्चिंग के साथ दुनिया को अपनी बादशाहत का स्पष्ट संदेश दे दिया। इस मिशन का उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना है। आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग के बाद इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि ये उनके लिए एक बिल्कुल ही अलग मिशन है। वहीं आदित्य L1 प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने इसे सपना साकार होना बताया। The Aditya L1 spacecraft has been injected in an elliptical orbit of 235 by 19,500 km, which is intended very precisely by the PSLV. Very unique mission mode here, with the upper stage of the PSLV taking 2 burn sequence for injecting the primary satellite for the first time. So I want to congratulate PSLV. It's a dream come true for team Aditya L1. And I'm extremely happy that Aditya L1 is injected in the intended orbit flawlessly by PSLV as always. And Aditya L1 solar panels are deployed. सूर्य के बारे में जानने की इच्छा मानव के मन में आदिकाल से ही रही है।
ऐसे में ये मिशन उन तमाम जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अंतरिक्ष यान को सूर्य और पृथ्वी के बीच के लैग्रेंजियन बिंदु 1 यानी L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। दरअसल लैग्रेंजियन बिंदु वे बिंदु हैं जहां दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले सभी गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं। इस वजह से L1 बिंदु का उपयोग अंतरिक्ष यान के उड़ने के लिए किया जा सकता है। आदित्य L1 को लैग्रेंजियन बिंदु L1 तक पहुंचने में करीब 4 महीने का समय लगेगा। इस वक्त यह 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करेगा। चंद्रयान 3 की तरह यह भी अलग अलग कक्षा से गुजरकर अपने गंतव्य तक पहुंचेगा, यानी आदित्य L1 को भी सीधे नहीं भेजा गया है। आदित्य L1 सूर्य के वायुमंडल के सबसे बाहरी भाग, सौर कोरोना की बनावट, इसके तापमान, सौर विस्फोट और सौर तूफान के कारण और उत्पत्ति को लेकर जानकारी जुटाएगा। मिशन के जरिए सूरज में होने वाले सबसे शक्तिशाली विस्फोट जो सीधे पृथ्वी की ओर आते हैं, उनकी उत्पत्ति, विकास और गति के साथ ही सौर हवाओं और अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाएगा। आदित्य L1 अपने साथ 7 वैज्ञानिक पेलोड का एक सेट ले गया है। विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ सूर्य के वायुमंडल के सबसे बाहरी भाग यानी सौर कोरोना और कोरोनल मास इजेक्शन की गतिशीलता का अध्ययन करेगा। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप नामक पेलोड अल्ट्रावायलेट के निकट सौर प्रकाश मंडल और क्रोमोस्फीयर की तस्वीरें लेगा। इसके साथ ही SUIT UV के नजदीक सौर विकिरण में होने वाले बदलाव को भी मापेगा। आदित्य L1 के 7 पेलोड की खास बात यह है कि ये देश में विभिन्न योगशालाओं द्वारा स्वदेशी रूप में विकसित किए गए हैं। भारत से पहले दुनिया के 3 देश अमेरिका, जर्मनी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी सूर्य पर मिशन भेज चुके हैं। सूरज की तरफ भेजे गए कुल 22 मिशनों में से 14 मिशन अकेले नासा के रहे हैं, जबकि उसने 5 मिशन जर्मनी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर लॉन्च किए हैं। हाल के दिनों में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम और प्रज्ञान की चहलकदमी और अब सूर्य की तरफ बढ़ते कदम ये साबित करते हैं कि भारत न केवल दुनिया के विकसित देशों के साथ कदम ताल कर रहा है, बल्कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक जिम्मेदार महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ श्रीहरिकोटा से आयशा खानम की रिपोर्ट, DD न्यूज। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदित्य L1 मिशन के लॉन्च पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 का प्रक्षेपण ऐतिहासिक उपलब्धि है, जो भारत के स्वदेशी अंतरिक्ष कार्यक्रम को एक नए पथ पर ले जाएगा। इससे हमें अंतरिक्ष और खगोलीय घटनाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। मैं वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई देती हूँ। इसरो के इस असाधारण मिशन की सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा जारी रखी है। उन्होंने कहा कि भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो के हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई। संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए, ब्रह्मांड की बेहतर समझ विकसित करने के लिए हमारे अथक वैज्ञानिक प्रयास जारी रहेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जैसा कि मैंने बताया, डॉक्टर वीरेंद्र जी और साथ ही साथ प्रोफेसर डॉक्टर भुवन जोशी जी। डॉक्टर भुवन जोशी जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि चंद्रयान पर अभी पहली बार दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा के मानव का हस्तक्षेप अगर संभव हुआ तो भारत ने किया। लगातार वहाँ से तस्वीरें आ रही, हमारी उपलब्धियों की तस्वीर पूरी दुनिया को दिखा रही। ये मिशन आदित्य L1 कितना महत्वपूर्ण, कितना महत्वाकांक्षी और कितना खास करके सूरज के अन्वेषण में पूरी दुनिया के लिए मददगार। जी, जैसा कि आपने शुरू में कहा कि ये भारत का आदिदेव नमस्तुभ्यम है और ये बहुत महत्वाकांक्षी मिशन है, बहुत महत्वपूर्ण मिशन है। आज जो हमारा टेक्नोलॉजी का युग है, इसमें हम बिना सैटेलाइट्स के नहीं चल सकते। जो पूरा हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, जो हमारा GPS है, जो मैपिंग है, वो पूरी सैटेलाइट से हो रही है और हर देश के सैटेलाइट आज आसमान में है। तो आज ये बहुत जरूरी है कि हम अपने अंतरिक्ष के मौसम को समझें। जो स्पेस वेदर है, इस पर रिसर्च आज के समय की डिमांड है। आज से 1-2 दशक पहले स्पेस वेदर वर्ड हमारी डिक्शनरी में नहीं था।
तो ये जो स्पेस वेदर है, जो अंतरिक्ष का मौसम है, ये टेरेस्ट्रियल वेदर नहीं है, ये पृथ्वी का मौसम नहीं है, ये अंतरिक्ष का मौसम है। और इसको संचालित करता है हमारा सूरज, जो हमारा तारा है, हमारे सौर मंडल का जो केंद्र बिंदु है, वो इसको संचालित करता है। तो इसके दो कंपोनेंट हैं। जो अंतरिक्ष मौसम का जो ओरिजिन है, इसके दो कंपोनेंट हैं। एक है सोलर विंड, जो सन से कंटिन्यूअस प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लो है, जो प्लाज्मा का फ्लो है, इसे हम कहते हैं सोलर विंड। और दूसरा है सन में होने वाली विस्फोट, जिसको हम सोलर स्टॉर्म्स कहते हैं, सूरज के तूफान। जी हाँ, सोलर स्टॉर्म की दो चीजें हैं। एक तो है धमाका, जिसमें पार्टिकल्स निकलते हैं, बहुत ऊर्जा वाले ये पार्टिकल्स होते हैं, बहुत हीटिंग होती है सोलर के कोरोना की, इसको हम कहते हैं फ्लेयर। और फ्लेयर के साथ ही साथ जो धमाके के बाद बहुत बड़ा प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड का जो क्लाउड सन से निकलता है, उसे हम कहते हैं कोरोनल मैस इजेक्शन, CME। तो ये जो फ्लेयर और CME है, ये हमारे स्पेस वेदर को निर्धारित करते हैं, स्पेस वेदर में बदलाव लाते हैं। तो आदित्य L1 इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक मल्टी वेवलेंथ सैटेलाइट है, जिसमें 7 पेलोड हैं। जो 4 पेलोड हैं इसके, जो विजिबल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ है, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है, सॉफ्ट एक्सरे टेलीस्कोप है और हार्ड एक्सरे टेलीस्कोप है, ये हमको फ्लेयर्स और CME का ओरिजिन कैसे हो रहा है, और अगर वो हो गया वहां पर, तो किस तरीके से वो डेवलप कर रहा है और वो पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इसके बारे में सटीक जानकारी देंगे जी। और जो 3 इनके इंसिटू पेलोड्स हैं, जिसमें एक मैग्नेटोमीटर है, एक आदित्य L1 सोलर विंड एक्सपेरिमेंट है एस्पेक्स, और तीसरा है पापा, जो प्लाज्मा की जो स्टडी करेगा। ये 3 हमको बताएंगे कि L1 तक उस तूफान का प्रभाव कितने घंटों के बाद हो रहा है। जी। तो एक तरीके से जो स्पेस वेदर है, उसका ओरिजिन कैसे हो रहा है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका हम के बाद बेहतर आकलन कर पाएंगे, उसकी दिशा क्या है, और कब वो हमारे अर्थ के पास L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। ये पूरा सन से अर्थ तक की जो स्टडी है स्पेस वेदर के ओरिजिन और उसके प्रभाव की, ये आदित्य L1 से संभव हो पाएगी। और इसलिए वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद कुमार जी भी हमारे साथ हैं, जो कि डायरेक्टर हैं प्रमोशन डायरेक्टरेट इन स्पेस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में। डॉक्टर विनोद कुमार जी, आपसे जानते हैं, काफ़ी विस्तार से पूरी जो अध्ययन प्रक्रिया है उसको डॉक्टर भुवन जोशी जी ने बताया। किस रूप में देखते हैं भारत एक जिम्मेदार अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में, क्योंकि चंद्रयान से हमने दुनिया को साबित कर दिया, लेकिन आज वैश्विक स्तर पर अगर देखें तो एक बहुत बड़ा मार्केट भी है। अगर अंतरिक्ष का देखें, इसको भारत की इसमें कितनी ज़्यादा दखल बढ़ती है, एक जिम्मेदार महाशक्ति के रूप में भारत का किस रूप में उदय हो रहा है? बहुत अच्छा सवाल है सर आपका। ये जो कंटिन्यूअस सक्सेस आ रही है, चंद्रमा, उसके बाद में आदित्य L1 की सफलता, ये दिखाता है कि हमारी साइंटिफिक रिसर्च की कितनी स्पेस में कितनी बढ़ोतरी हो रही है। आप अगर देखेंगे, आदित्य L1 एक बहुत यूनिक मिशन है, जो 15 लाख किलोमीटर पर स्थापित किया जाएगा। जैसा कि बताया था कि ये कोई सरल काम नहीं है। एक तो हमारे पास कैपेबिलिटी लॉन्च की बढ़ रही है, प्लस जो उसके जो 7 पेलोड जो भुवन जी ने बताए हैं और आपने भी वो बताया है, वो इतने इंपॉर्टेंट है। ये स्पेस वेदर बताता है, वो एडवांस नेशन ही कर पाती हैं। अब इसका इफेक्ट कैसे हमारे धरती पर पड़ता है, हमारे जो स्पेस असेट्स हैं, जो हमारे सैटेलाइट काम करते हैं, अगर सोलर स्टॉर्म आती है तो उनको भी अफेक्ट करता है, उनको कंट्रोल सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। अगर आपने देखा होगा, जब भी सोलर स्टॉर्म आती है तो मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब कर देती हैं, और हमारे कई सैटेलाइट में मैग्नेटिक टॉर्कर यूज होते हैं, वो उनका भी वो डिस्टर्ब करके उनकी पोलैरिटी चेंज करने की क्षमता रखता है। तो वो कंट्रोल की जगह वो डिस्टरबेंस की तरह काम करने लगता है। तो ये स्टडी हमको पहले ही बता देंगी कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ सोलर सन पर ये एक्टिविटी हो रही है, और ये इन पेलोड की मदद से ये बता देंगे कि आपको ये इसका प्रभाव होगा। मौसम की जानकारी, स्पेस वेदर बहुत तरह से अफेक्ट करता है, तो ये सारी जानकारियां होंगी, और ये
वहां तक जाने के लिए 15 लाख किलोमीटर, जो कि रफली 4 गुना है मून की डिस्टेंस का। अब उसका 4 महीने लगेंगे करीब उसको वहां पहुंचने में, और फिर वहां उसको स्थापित किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि वहां ये पेलोड जब सूर्य की तरफ देख रहे होते हैं ना, तो उनको हाई एक्यूरेसी चाहिए, जो पॉइंटिंग एक्यूरेसी इतनी हाई होनी चाहिए कि अगर उसमें 0.1 डिग्री से अगर ज्यादा का भी वो आ गया तो उसमें क्या होगा, उसके पेलोड को भी नुकसान पहुंचा सकता है वो। तो उसके लिए स्पेशल कंट्रोल सिस्टम डिजाइन किया गया है, और उसके जो थ्रस्टर कॉन्फ़िगरेशन है उसमें भी बदलाव लाया गया है। तो इस तरह की ये रिसर्च होती है जो उसको इम्प्लीमेंट करके और फिर वो मिशन तैयार होता है। जी। पेलोड एक पार्ट है, उसका दूसरा पार्ट है हाउसकीपिंग, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब जी। टेक्निकल प्रोग्रेस बोलते हैं। ये साइंटिफिक पावर जो भारत के पास है वो विश्व में जी जी, आपकी आवाज़ हमें और बेहतर मिल पाएगी अगर नेटवर्क वहाँ पर और बेहतर हो सकेगा। हम जुड़ेंगे एक बार फिर डॉक्टर भुवन जोशी जी से। जी, आप बेहतर नेटवर्क में होंगे तो हमें और आपकी बात साफ मिलेगी, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है। डॉक्टर भुवन जोशी जी, अगर देखें तो निगार शाह जी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। इसके पहले चंद्रयान में हमने देखा तो हमारी जो महिला नारी शक्ति का, हमारे वैज्ञानिक शक्ति के साथ साथ हमारी नारी शक्ति, हमारी मेधा का भी पूरी दुनिया ने देखा है। इस प्रोजेक्ट की भी डायरेक्टर निगार शाह जी, किस रूप में देखते हैं एक बदलते भारत का चेहरा, और किस रूप में देखते हैं कि अंतरिक्ष जैसे अनंत विस्तार में हमारी नारी शक्ति का भी दखल? जी, बहुत अच्छी आपने बात कही। जो हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं निगार शाह जी मैडम जो हैं, मैं शुरू से ही इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हूँ और एक साइंस टीम में मैं इसमें हूँ, और जो हमारी आदित्य L1 की साइंस वर्किंग ग्रुप है उसका भी मैं एक सदस्य रहा हूँ। तो जो महिलाएं हैं वो तो देखिए, इसरो पूरी एक टीम है, एक बहुत बड़ी टीम है, और जो टीम वर्क इसरो का है ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। और महिलाएं प्रोजेक्ट्स को लीड कर रही हैं, उनको आगे बढ़ा रही हैं, और अलग अलग जो प्रोजेक्ट की स्टेज है, चाहे वो इंजीनियरिंग एस्पेक्ट हो, साइंस का एस्पेक्ट हो, फिर डेटा एनालिसिस का एस्पेक्ट हो, या टीम को लीड करने का एस्पेक्ट हो, सभी में आज नारी शक्ति हमारी आगे बढ़ रही है। तो ये एक बदलते भारत की तस्वीर है, विकसित भारत की तस्वीर है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाला समय ऐसा होगा जब जो महिलाएं हैं वो और भी मजबूती के साथ और भी अधिक संख्या में इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में आएंगी, और एक जो इक्वलिटी है, जेंडर इक्वलिटी, वो भी हम देखेंगे अपने वैज्ञानिक जो प्रयोग हैं उनमें भी देखेंगे। जी, विनोद कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर बजट की बात करें तो आपसे ही जानना चाहेंगे प्रोफेसर जोशी कि अगर देखें भारत दुनिया में सबसे किफ़ायती तरीके से अंतरिक्ष शोध के दिशा में आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 की अगर बात करें तो 615 करोड़ रुपए, इतना भर बजट नहीं होता कि हॉलीवुड की तो अभी फिल्में, बॉलीवुड की भी फिल्में अब इससे ज़्यादा में बनने लगी हैं, किस रूप में देखते हैं? साथ ही साथ अगर विश्व के अन्य सौर मिशन की बात करें, चाहे अमेरिका के पार्कर सोलर प्रोब की बात करें, तो हज़ारों करोड़ रुपए उनके मिशन में लगता है। तो ये एक किफ़ायती तरीके से जो हमारी करने की स्वदेशी शक्ति है, इसको किस रूप में देखते हैं? इसको हम देख सकते हैं कि हमारी कितनी कॉम्पिटेंस है, हम बहुत अच्छा काम, बहुत हाई क्वालिटी का काम। देखिए, आदित्य L1 कोई छोटा मिशन नहीं है, ये एक सिंगल टेलीस्कोप नहीं है, ये ऑब्जर्वेटरी क्लास का मिशन है। पूरी मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेटरी जो 1500 kg की है उसको हमने L1 पर रवाना किया, और जो बजट आप बता रहे हैं ये बताता है कि हम टेक्नोलॉजिकली बहुत कॉम्प्लेक्स काम किफायती तरीके से कर सकते हैं। और जहां तक हाई क्वालिटी, और अगर उसकी लागत भी कम आए तो ये इकोनॉमी को सपोर्ट करता है, देश की इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। तो ये बात तो है कि हमने कर दिखलाया है कि हम क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, जो एरर होंगी उसको हम मिनिमम रखेंगे और बढ़िया से बढ़िया काम करेंगे, और साथ में जो बजट वाला एस्पेक्ट है उसको भी हम ध्यान रख के चलेंगे। तो इन सब चीजों पर बराबरी के साथ हम लोग देख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत सुखद समाचार है अपने आप। जी, डॉक्टर विनोद कुमार जी, हमने देखा कि हम विश्व में सबसे किफ़ायती तरीके से चंद्रयान या फिर सौर मिशन चला रहे हैं। अगर देखें तो भारत एक जिम्मेदार
विश्व महाशक्ति के रूप में क्या उभरता हुआ दिखता है? अलग तरीके से अगर देखें तो भारत अगर चंद्रयान के जरिए PSLV का उपयोग करते हुए या अपने रॉकेट का उपयोग करते हुए चंद्रमा पर उतर सकता है, तो भारत अपनी युद्धक क्षमताओं की, वो एक नीतिगत निर्णय है, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन वो क्षमता भी विश्व उसका आकलन ज़रूर करती होगी कि भारत अगर इसका रणनीतिक उपयोग करना चाहे तो वो और बेहतर तरीके से कर सकता है। हम एकदम शांति के पक्षधर हैं, लेकिन रणनीतिक लाभ हमको अपने अंतरिक्ष वैज्ञानिक अनुसंधानों और प्रयोगों में मिलता दिखता है। हाँ बिल्कुल, आपको ये देखो, आज आपके पास 55 से ज्यादा उपग्रह हैं, वो आपका एक असेट है। कोई ऐसी दूसरी नेशन बताओ अमेरिका को छोड़ के जिसके पास इतना बड़ा स्पेस असेट हो, और एक बार जब ये असेट है तो इसको प्रोटेक्ट करना भी हमारे देश की जिम्मेदारी है, और हमारे पास वो कैपेबिलिटी है और उसको हमने दिखाया भी है। वी हैव डेमोन्स्ट्रेटेड इन मिशन शक्ति कि हम ये कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं सिविल स्पेस में जाना चाहता हूं। सिविल में आजकल इतनी एप्लीकेशन है स्पेस की जो कॉमन मैन को टच करती हैं। जैसे मैं बताता हूं, एग्रीकल्चर सेक्टर में ये दिखाता है कि देश कितना एडवांस है जी। हमारा देश एग्रीकल्चर सेक्टर में स्पेस टेक्नोलॉजी यूज करता है, डिजास्टर मैनेजमेंट में स्पेस टेक्नोलॉजी यूज करता है, अपना नाविक सिस्टम है, अपने पास पावर है लैंड करने की दूसरे ग्रहों पे, भारत के पास पावर है आदित्य L1 जैसे मार्स तक जाने की पावर है, क्षमता है, और वो किफायती है। तो इसको देख के सभी को लगता है कि भारत को इसमें बहुत, इसको पछाड़ना स्पेस में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारी जो शक्ति है सोचने की और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की, वो बहुत ही बढ़िया है। अभी देखो, जो मिशन हम कम लागत में करते हैं तो उसके ऑर्बिट का ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है, तो उसमें हमको कम फ्यूल की कीमत से, कम फ्यूल खर्च से हम ज्यादा प्राप्त करते हैं। हाँ, बस लोग हमसे 4-4, 5-5 गुना पावरफुल इंजन लगा के भी जाते हैं, तो वो किफायती नहीं है। आपको जाना है, काम वही करना है, लेकिन हम उसको ऑप्टिमाइज करके कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन से, प्लानिंग से और दूसरे ग्रहों के उपग्रहों के जो है गुरुत्वाकर्षण, उनका भी उपयोग करके हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आखिरी सवाल चलते चलते डॉक्टर जोशी से लेंगे। प्रधानमंत्री जी ने चंद्रयान के, जब इसरो का उन्होंने केंद्र का दौरा किया तो उन्होंने साफ तरीके से एक आह्वान भी किया था कि जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में हमारे जो वैज्ञानिक सिद्धांत हैं उनकी पुष्टि करना, उनको धरातल पर उनको वैज्ञानिक तरीके से उनकी परिपुष्ट किए जाने का उन्होंने आह्वान किया। अगर वेदों की बात करें तो सबसे ज़्यादा सूर्य की उपासना, सूर्य के मंत्र, सूर्य के वर्णन, सूर्य का सविता और पूषण, अनेक ऐसे गर्हित तरीके से, गूढ़ तरीके से वहाँ पर वर्णन किया गया है। ये जो आह्वान है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों से वैज्ञानिकता का शोध परक तरीके से धरातल पर उतारा जाना, ये कितना चुनौतीपूर्ण और कितना महत्वपूर्ण? ये बहुत महत्वपूर्ण है, और जो उन्होंने आह्वान किया है कि इस पर हमें कभी न कभी काम करना शुरू करना होगा। तो ये जो हमारा आजादी का अमृत काल है, ये इस काम को शुरू करने के लिए इससे अच्छा समय और नहीं हो सकता। देखिए, जो हमारे शास्त्रों में जो गणनाएं हैं, जो मैथमेटिक्स की गणनाएं हैं, वो एकदम एक्यूरेट हैं। और आर्यभट्ट हो, वराहमिहिर हो, और भी बहुत सारे जो गणितज्ञ हैं वो हमारे देश में हुए, और ग्रहों से जुड़ी हुई, स्पेस से जुड़ी हुई जो गणनाएं हैं उन्होंने एक्यूरेट की एकदम। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा। आज आदित्य L1 का लॉन्च हुआ है, और उसमें जो कोरोनोग्राफ है वो आर्टिफिशियल तरीके से इक्लिप्स क्रिएट करेगा और कोरोना की हमें पिक्चर देगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि महाभारत में जब जयद्रथ वध की बात आती है तो वो भी इक्लिप्स का दिन था, और ये गणनाओं से साबित हो चुका है। तो हमारी जो खजाना है हमारे पास, उसको हमें देखना है, उसको समझना है, उसको संभालना भी है ना। तो ये जो वैज्ञानिक तरीके से पुष्टि भी उसकी करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो हिस्टोरिकल एस्ट्रोनॉमी है, इस पर बहुत काम करने की जरूरत है, और इसमें भी काम करने की अनंत संभावनाएं हैं। और जो एक गुलामी की वजह से छुप गया था हमारा जो वेदों में, और जो हमारा जो परंपरागत ज्ञान था, उसको प्रिजर्व करना है, उसको समझना है, और इसको प्रिजर्व किए बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे पूरी तरीके से। जी,
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, प्रोफेसर भुवन जोशी जी हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। तो भारत का यह आदित्य सौर मिशन आदित्य L1 अमृतकाल में भारत का सूर्य नमस्कार है, अमृतकाल में भारत का सूर्य प्रणाम है और साथ ही साथ हमारी वो परंपरा जो कि सूर्य को सर्वाधिक शक्तिमान और शक्तिपुंज मानती है, जो आदिदेव नमस्तुभ्यम प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यम प्रभाकर नमोस्तुते कहती है, उसी सूर्य को प्रणाम है। साथ ही साथ प्रणाम है हमारी मेधा को भी, जो सूर्य के रहस्यों को दुनिया के सामने प्रकट करेगी और ऐसे रहस्यों को प्रकट करने के बाद उनका मानवता के कल्याण में उपयोग कर सकेगी। तो इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ